जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट को लेकर आई एक अपडेट से। आप सबको पता है कि C-17 ग्लोब मास्टर भारत के परिप्रेक्ष्य में कितने महत्वपूर्ण है, और कई बार ऐसे मौके आए, कई ऐसे मिशन आए जब इन एयरक्राफ्ट्स ने अपनी उपयोगिता को साबित किया, और इसके चलते रिपोर्ट्स बीच बीच में आती रही कि भारत इनको एडिशनल नंबर्स में खरीदना चाहता है। अब यहाँ तक बात समझ में आती है, लेकिन डील में दिक्कत ये हुई कि अब इनके प्रोडक्शन को अमेरिका में बंद कर दिया गया है, और जो एडिशनल एयरक्राफ्ट की खरीद की बात की गई उसके पीछे तर्क ये दिया गया कि अमेरिका के पास जो सरप्लस एयरक्राफ्ट होंगे उनको खरीदने को लेकर भारत इच्छा व्यक्त करेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश अमेरिका खुद इनकी कमी से जूझता नजर आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जितने नंबर क्लेम किए जा रहे हैं उतने एयरक्राफ्ट अब अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसी बीच शायद अब भारत के लिए एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं जहां पर C-17 ग्लोब मास्टर के प्रोडक्शन को एक बार फिर से स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए बोइंग ने कुछ खास शर्तें रखी हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है और वो शर्तें क्या हैं जिनके पालन होने के बाद ही इसके प्रोडक्शन को बोइंग फिर से रीस्टार्ट करने को कंसिडर करेगी। दरअसल हाल ही में हम सब ने रिपोर्ट के माध्यम से देखा कि ये जो C-17 है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट को प्राप्त कर रहा है अलग अलग नेशन से, और ये चीज़ बोइंग ने रिकॉग्नाइज भी करी है। और बोइंग ने यह भी कहा है कि इस समय अलग अलग देशों से उन्हें इस एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को लेकर रिक्वेस्ट मिल रही है, और यहाँ पर खासकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो इंटरेस्ट है भारत के, वो सबसे प्रमुख माना जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर 18 जून 2025 को एक बड़ी अनाउंसमेंट होती है, जहाँ पर कहा जाता है कि बोइंग एक बार फिर से इसके प्रोडक्शन को शुरू कर सकता है। दरअसल मामला है पेरिस एयर शो 2025 का, जहां पर बोइंग इसको लेकर टिप्पणी करती है, और पहली बार बोइंग के वाइस प्रेसिडेंट के तरफ से ये कंफर्म किया जाता है कि इस समय कई देशों के साथ वो अर्ली डिस्कशन में है जो कि C-17 ग्लोब मास्टर के एडिशनल नंबर्स चाहते हैं। इसमें उन्होंने नाम तो उस देश का नहीं लिया जिसके साथ फिलहाल वो डिस्कशन में है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हमें इस एयरक्राफ्ट को लेकर कुछ नेशन से एडिशनल इंटरेस्ट मिल रहा है, जिसमें इंडिया, कुवैत, कतर और यूनाइटेड अरब अमीरात शामिल हैं। और अगर बोइंग को ये लगता है कि एक रीजनेबल नंबर में ये एयरक्राफ्ट का ऑर्डर उनको मिल सकता है, तो फिर से प्रोडक्शन लाइन को रीएक्टिवेट कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर बोइंग को अगर ऑर्डर मिल रहे हैं तो उसके लिए तो सही है ना, वो तो प्रॉफिट बनाएगी ही, उसको ऑर्डर मिलेंगे तो वो एयरक्राफ्ट बनाकर डिलीवर करेगी और पैसे कमाएगी। ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। देखिए, पहली बात तो C-17 कोई छोटा एयरक्राफ्ट नहीं है। ये एयरक्राफ्ट 77.5 टन के पेलोड को 8,700 किलोमीटर की दूरी तक लेकर जा सकता है। और आप सब ने तुर्की के जो अर्थक्वेक में भारत की मदद थी वो देखी थी, भारत ने कितनी तेज़ी के साथ वो मदद करी थी। इसके अलावा भारत तकरीबन 11 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करता है, तकरीबन नहीं बल्कि कंफर्म तौर पर 11 फाइट एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करता है, जो कि अमेरिका के बाद C-17 ग्लोब मास्टर का भारत सेकेंड लार्जेस्ट ऑपरेटर है। लेकिन फिर भी भारत के लिए ये नंबर सफिशिएंट नहीं है, और भारत काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत है कि इनके नंबर्स को बढ़ाया जा सके। लेकिन अब यहाँ पर भारत के पास मौके भी आए, और भारत ने उन मौक़ों को गंवा भी दिया, क्योंकि भारत के पास 2015 में मौका था कि भारत एडिशनल तकरीबन 3 एयरक्राफ्ट को एक्वायर कर सकता था, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की लेट लतीफ़ी और भारत के लेंदी जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स हैं उनके चलते ये मौका भारत के हाथ से चला गया। अब यहाँ पर भारत इस समय एडिशनल 12 से 15 की संख्या में इन एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहता है, ताकि पाकिस्तान और चाइना के जो चैलेंजेस हैं उनको टैकल किया जा सके। लेकिन सबसे खास बात ये है कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होने वाली हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि जो C-17 ग्लोब मास्टर है इसके प्रोडक्शन को स्टार्ट करना खुद बोइंग के लिए एक कॉस्टली एंडेवर होने वाला है, क्योंकि बोइंग ने ऑलरेडी अपनी जो लॉन्ग बीच फैसिलिटी है इसको बंद कर दिया है, और अब वो ऑपरेशनल नहीं है। एक्सपर्ट्स मानते हैं, या 2013 की रैंड की रिपोर्ट की बात माने तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसको रीओपन करने में और फिर से ऑपरेशनल बनाने में तकरीबन $8 बिलियन का खर्च आ सकता है। जी हाँ, यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर जो है बोइंग को खर्च करने पड़ सकते हैं इसको एक बार फिर से रीएक्टिवेट करने में। इसके अलावा बोइंग को यहाँ पर सप्लाई चेन रीएक्टिवेशन, वर्कफोर्स ट्रेनिंग, डिज़ाइन अपडेट्स और एडवांस एवियोनिक के साथ साथ जो फ्यूल सफिशिएंट इंजन है इनको भी बनाना पड़ेगा, और इसके चलते जो ये कॉस्ट है ये और ऊपर जा सकती है। कुछ रिपोर्ट तो ये भी कहती हैं कि ये जो एडिशनल नंबर में बोइंग बनाने के लिए रेडी भी होगी, इसके बजट का एक जो भार है वो ऑपरेटर्स को वहन करना पड़ेगा।
तो ऐसे में देखना ये है कि क्या बोइंग अब इस चीज़ को शुरू करती है, और अगर करती है तो निस्संदेह भारत को इस डील को ग्रैब करना चाहिए। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 1A प्रोग्राम को लेकर आ रही है। तेजस मार्क 1A को लेकर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है, जहां पर अब भारत की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि उत्तम एसा रडार जो कि तेजस मार्क 1A को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है, ये ईयर 2026 से भारत के तेजस प्रोग्राम में संलग्न होना शुरू हो जाएगा, और ये भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस की तरफ लेकर जाने वाला है। अब इनिशियल बैच की बात करें तो ये तो फिलहाल इल्टा ELM 2052 एसा रडार से इक्विप होकर आने वाले हैं, लेकिन ये कंफर्म हो चुका है कि 41वां तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट जो होगा, ये बेसिकली उत्तम एसा रडार से इक्विप होकर आने वाला है, और ये सबसे महत्वपूर्ण भारत के लिए होगा, क्योंकि जो इंडिजिनस रडार टेक्नोलॉजी है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो परफॉर्मेंस है ये ऑलरेडी दिखा चुकी है, और इसीलिए रिपोर्ट्स में माना जा रहा है कि भारत का इंटरेस्ट इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। उत्तम एसा रडार की बात करें तो ये बेसिकली गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड एसा रडार है, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में बनाया है। ये एक्स बैंड रेडार बेसिकली 912 TR मॉड्यूल्स को फीचर करता है, जो कि कटिंग एज रेडार सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं, और ये बेसिकली जो टारगेट है उनको लॉन्ग रेंज पर डिटेक्ट करने में सक्षम है। और इसके इंटीग्रेशन के बाद भारत की जो अस्त्र मार्क 1 जैसी मिसाइल्स हैं, इनकी लेथैलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा इस समय उत्तम मार्क 2 जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रेडार है, उसकी टेस्टिंग का कार्य भी लगातार चल रहा है, जो कि हमारे तेजस मार्क 2 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट की जो ताकत है उसको बढ़ाएंगे। लेकिन अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो उत्तम एसा रडार के कुछ की फीचर्स को सामने रखा गया है, जैसे कि ये मल्टी मोड ऑपरेशंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड जैसे जो मिशन है, इसके अलावा एयर टू सी मोड में ऑपरेट किया जा सकता है, और इससे जो मिशन प्रोफाइल है वो काफ़ी इम्प्रूव होगी। इसके अलावा ये हाई टारगेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटी के साथ आएगा। इसके पास ये एबिलिटी होगी कि ये मल्टीपल टारगेट्स को हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ ट्रैक कर सकता है, और ऐसे में ये दुश्मन के जहाज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक बीम स्टीयरिंग हमें देखने को मिलेगी, जहां पर ये सिचुएशनल अवेयरनेस को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, और इसमें लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट होगा, जिसका मतलब ये है कि इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी इसको जैम होने से और जो दूसरे थ्रेट्स हैं उनसे बचा कर रखेगी। तो कुल मिलाकर के स्पष्ट है कि ये रडार टेक्नोलॉजी हमें सही मायने में आत्मनिर्भरता प्रदान करने वाला है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत ये है कि जो चीज़ें क्लेम की जा रही हैं वो चीज़ें हमें समय से मिल जाएं, क्योंकि ऑलरेडी तेजस प्रोग्राम काफ़ी पीछे चल रहा है, और इंडियन एयरफोर्स को इस समय इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखते हैं कि ये जो 41वें एयरक्राफ्ट को लेकर क्लेम किया जा रहा है उसमें हमें ये कब तक देखने को मिलता है, और वो एयरक्राफ्ट हमें कब तक देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।